नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्लास सुनो, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? एनपीओ। अब क्लास ये जो एनपीओ है, ठीक है, ये एनपीओ जो है, बिल्कुल आप सब लोगों को ये वीडियो रिवीजन के लिए मिलेगा, लेकिन बिफोर एग्जाम मिलेगा, घबराओ मत। बिफोर एग्जाम मिलेगा रिवीजन के लिए, डोंट वरी। अभी आप यहाँ पे देखो, वैसे ना आप सब लोग कॉपी में नोट करते रहना, नोट बनाते रहना, मैं कोशिश करूंगा इसका इमेज लेके मैं ग्रुप में भेज दूं, ठीक है? नोट्स बनाते रहना आप। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ। बच्चों में इसके वेटेज की बात करूं तो इससे एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, एक आता है 3 नंबर में, और एक आता है 6 नंबर में। तो 6 3 9 1 10। बोर्ड के एग्जामिनेशन में इसका जो पैटर्न है, फॉर्मल पैटर्न, वो 10 नंबर का है। नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये होता है क्लास, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ध्यान रखना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव पैसे कमाना नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन क्लास जिसका मेन मोटो पैसे कमाना नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं क्लास? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, इनका जो मेन मोटिव है वो है सोशल वेलफेयर करना। इनका जो मेन मोटिव है वो है समाज का भला करना, जरूरतमंद की मदद करना, ये इनका मेन मोटिव है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉफिट कमाते नहीं है। ये भले ही एनपीओ है, लेकिन कई बार ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आएंगे, जैसे कि सर अगर ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते तो ये खर्च कहाँ से करते हैं? प्लस कई बार होता क्या है, इनके यहाँ पे मेंबर होते हैं। कौन होते हैं क्लास? मेंबर। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो 10 डॉक्टर्स हैं जो कोरोना काल में मिलकर लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो वो 10 डॉक्टर हर साल 10 10 हजार रुपए जमा करते हैं, और 10 डॉक्टर अगर हर साल जमा करेंगे तो इनके पास साल भर में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 1 लाख रुपए। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, चंदा। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना चंदा इकट्ठा करते हैं, वैसा ही है। जैसे पूजा वूजा के लिए भारत में चंदा इकट्ठा किया जाता है ना क्लास, गणेश पूजा के लिए, सरस्वती पूजा के लिए, ठीक है, दुर्गा पूजा के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही हर मेंबर अपने कंट्रीब्यूशन में थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट करेगा, और इसके पास चंदा इकट्ठा होगा इनके पास, इससे ये मदद करेंगे। जब ये लोग ऐसा कर रहे होते हैं, लोगों की भलाई कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो इनको डोनेशन देते हैं कि भाई ये लो, हमसे भी 2 लाख रुपए ले लो, आप अच्छा काम कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, और अच्छे से करो, लोगों की मदद करो। क्लियर है यहाँ तक? नव्या सब करा दूंगा, डोंट वरी, थियरी भी मार्क करा दूंगा, डोंट वरी, सब मैं कराऊंगा, आप परेशान ना हो, अभी समझते जाओ यहाँ पे। अभी कोई डाउट नहीं। यहाँ पे देखो, लोग डोनेशन भी देते हैं, कभी कभी सरकार भी मदद करती है, सरकार भी ग्रांट देती है लोगों जो एनपीओज होती है उनको ग्रांट देती है सरकार। तो जब ये सब लोग इनकी मदद करते हैं तो इनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। कई बार ये लोग लोगों से चैरिटी मांगते हैं, तो मान लो चैरिटी मांग लेते, तो इनके पास जो पैसा इकट्ठा होता है, इस पैसे से ये लोग क्या करते हैं, जो भी अपना काम है, लाइक इनका काम अगर कोरोना वाले लोगों को ठीक करना है, या किसी बच्चों को पढ़ाना है, या कोई स्पोर्ट को प्रमोट करना है, या विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना है, ये सारी। ग्रांट दिव्यांशु ये होता है, जब सरकार कोई पैसा देती है ना, तो उसको ग्रांट बोल देते हैं, और नॉर्मल जो होता है क्लास, उसको हम डोनेशन बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है क्लास, चंदा है। हर मेंबर 10 10 हजार रुपए कलेक्ट करेंगे। 10 मेंबर आपके पास हैं, 10 डॉक्टर है, टोटल 1 लाख रुपए इकट्ठा होगा। जो जितने भी उसके अंदर मेंबर होंगे ना एनपीओ में, वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो कलेक्ट करेंगे, वो सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरीके से पैसा आता है और एक्सपेंस होता है। अगर मान लो इनकी इनकम ज़्यादा है, अगर मान लो इनकी इनकम ज़्यादा है किससे? एक्सपेंस से। तो इनको जो फायदा होता है, ये उस फायदे का नाम क्या देते हैं क्लास? सरप्लस। अगर इनकी इनकम ज़्यादा है तो इससे जो फायदा होगा उसका नाम सर। चैरिटी दान दक्षिणा होता है भाई, चैरिटी नहीं देते। आपके घर पे कोई मांगने आता है पैसे तो आप उसको चैरिटी नहीं करते। अभी जो प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो प्राइम मिनिस्टर का ये फंड बनाया था कोरोना वायरस में, तो आप लोगों को दान नहीं दिया? कहीं बाढ़ तूफान आंधी तूफान आता है, लोग दान देते हैं ना, वो चैरिटी। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इनकम से,
तो उसको हम लोग नाम देते हैं डेफिसिट। क्या देते हैं? डेफिसिट। तो एनपीओ को जो फायदा होता है ना, उसको वो लोग प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको सरप्लस बोलते हैं, और अगर घाटा हुआ है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं क्लास, ठीक है? सब्सिडी इज अ ग्रांट। देखो, ग्रांट सब्सिडी जो होता है ना, वो हर जनता के लिए होता है, ग्रांट किसी किसी के लिए होता है। ग्रांट सबको नहीं मिलेगा, जो पब्लिक का अच्छा भला कर रहा होगा उसको मिलेगा। सब्सिडी जो है एक एज के लोगों के लिए होती है, वो डिडक्शन होता है, 100 की चीज़ आपको 90 में मिलती है, ये सब्सिडी है 10 रुपए की, ठीक है? थोड़ा डिफरेंट है। तो इनकम अगर ज़्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हो गया पहला पेज। अब हम चलते हैं ज़रा आगे। हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये काम किस तरीके से करेगी। जो ये एनपीओ है, ये काम किस तरीके से करेगी, इनके अकाउंट्स किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहला कंटेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा जो क्लास हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और जो तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सब्सक्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लास मेरी बात सुनो, आप सब लोगों का अभी सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, और वो टारगेट क्या है कि हम लोगों को एनपीओ में 10 में से 10 नंबर लाने हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको बोर्ड के क्वेश्चन दूंगा। जो लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर कंपार्टमेंट में जो आया था, मैं वो क्वेश्चन दूंगा आपको। और अगर आप वो क्वेश्चन बना लेते हो, इसका मतलब यू आर परफेक्ट, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है? तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, फंड बेस्ड अकाउंटिंग हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, मटेरियल कंज्यूम हो गया। इसके बाद धीरे धीरे करेंगे, पर ऐसे करेंगे बहुत अच्छे से। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, लास्ट में बैलेंस शीट। हालांकि बहुत कम आता है बैलेंस शीट इसके अंदर, लेकिन बैलेंस शीट सीख लेंगे, क्या पता आ जाए। जिसमें से ये जो टॉपिक है, जो ये वाला टॉपिक है क्लास, ये वाला टॉपिक, ये जनरली 6 नंबर में आता है। इन तीनों में से 3 नंबर का कोई भी आ सकता है, और बेसिकली 1 नंबर का इससे आता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा 10 नंबर कवर होता है, 6 + 3 + 1। तो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये मत समझना कि सिर्फ इससे 1 नंबर का है। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है क्लास, सब चीज़ की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। समझ रहे हो बात को? कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं है। तो ऐसा मत समझना 1 नंबर का बस पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उससे क्या पता उस टॉपिक से आए ना, उसके आगे टॉपिक से आ जाए, क्या पता उसी से आ जाए ज़्यादा नंबर का। समझ रहे हो? चलो, आपने कभी 11th में कैश बुक पढ़ा हुआ होगा। क्लास 11th के अंदर आपने कभी कैश बुक पढ़ा हुआ होगा। तो कैश बुक के 2 साइड होते हैं, पहला होता है डेबिट साइड, दूसरा होता है क्रेडिट साइड। तो पैसा आता है तो डेबिट, पैसा जाता है तो क्रेडिट। सेम टू सेम उसी तरीके से आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। पैसा आएगा तो डेबिट, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। अंतर सिर्फ इतना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अंतर क्लास सिर्फ इतना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, अंतर इतना है कि ये जो कैश बुक है वो डेली बेसिस पे बनता है, रोज कितना पैसा आया, रोज कितना पैसा गया। लेकिन क्लास जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक तो डेली बेसिस पे बनता है, लेकिन जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक की समरी है। ईयर एंडेड में, साल के अंत में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो चीज़ हम लोग चेक करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। पैसा कहीं से भी आए, कहीं से भी, कितना भी आए, किसी भी साल का आए, चाहे पिछला या अगला, आपको रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट दिखाना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? पैसा आएगा डेबिट, और पैसा जाएगा क्रेडिट। कहीं भी जाए, कितना भी जाए, पैसा जाएगा क्रेडिट, पैसा आएगा डेबिट। ओके, चलो, तो मैं आपको फॉर्मेट और उधार वाला कोई ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
और ये जिस ईयर एंड में बनेगा आप लिख देना ईयर एंडेड, और जो कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम भी नीचे लिख देना कि कौन सी कंपनी के लिए बना रहे हो। चलो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना चालू करो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब रूल क्या है बताओ जरा मुझे। पैसा आएगा डेबिट, पैसा जाएगा क्रेडिट, सिंपल रूल। पैसा आएगा तो डेबिट और पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, चाहे वो कैश का हो चाहे वो बैंक का हो। हमेशा ध्यान रखना कैश असेट है, और असेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो टू बैलेंस बीडी होता है, ठीक है। कैश असेट है और असेट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है टू बैलेंस बीडी। और अगर ये लाइबिलिटी होती है कोई चीज़, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस आता है बाय बैलेंस बीडी। अब आपको अगर मान लो आप एक एनपीओ चला रहे हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपको पैसा कैसे कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहली बात, सब्सक्रिप्शन से पैसा मिलेगा, टू सब्सक्रिप्शन। तो जितना भी सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है, चाहे इस साल का हो चाहे अगले साल का हो चाहे किसी भी साल का हो, किसी भी साल का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड। और पैसा कैसे मिलता है क्लास, डोनेशन, डोनेशंस, ठीक है। कोई भी आपको डोनेशन मिलता है आप वो लिख दोगे। स्पेसिफिक डोनेशन, बच्चों ध्यान रखना, डोनेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। डोनेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन कौन सा होता है क्लास, जो जनरल डोनेशन है वो किसी भी काम में आप उसका पैसा इस्तेमाल कर सकते हो। जो जनरल डोनेशन है क्लास, उसका पैसा आप किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो जिस काम के लिए दिया गया है आपको उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करना है। जनरल डोनेशन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करो, स्पेसिफिक डोनेशन आपको जिस काम के लिए दिया गया है आप उसी काम के लिए इस्तेमाल करोगे। इसके अलावा क्लास आपको पैसा कैसे मिलता है, लॉकर रेंट। प्लस मान लो आपने लॉकर बना रखे हैं, आपके मेंबर कुछ लंच वगैरह लेके आते हैं और लॉकर पे रखते हैं, तो उसको आपको रेंट मिलेगा, ठीक है। या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उस इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। या फिर सेल ऑफ असेट, आपने कोई असेट को बेचा और असेट को बेचने से पैसा आ गया। क्लास ये फॉर्मेट बहुत लंबा हो सकता है, इसके अंदर हजार चीजें आ सकती हैं। क्लियर है क्लास? टू चैरिटी, चैरिटी आपने रिसीव किया है, किसी ने आपको चैरिटी दी है, ठीक है, तो ये आपको पैसा मिला है। इसके अलावा क्लास एंटरटेनमेंट, आपने कोई एंटरटेनमेंट शो किया, उससे आपको कोई पैसा मिला है, ठीक है। और क्लास पैसे कैसे मिल सकते हैं बताओ क्लास, और आपको मिल सकता है लाइफ मेंबरशिप फी। क्लास लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, आपके एनपीओ में अगर कोई जीवन भर मेंबर बनना चाहता है तो क्लास उसको जो है एक फीस देनी पड़ती है, वह लाइफ मेंबरशिप फी। और एंट्री करने के लिए, आपकी एनपीओ में एंट्री करने के लिए जो है उसको एक फीस देनी पड़ती है जिसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस। क्लियर है यहाँ तक? ओके रवि, मैं इसका इमेज शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। क्लियर है यहाँ तक? तो लाइफ भर का जो मेंबरशिप फी है वो लाइफ मेंबरशिप फी है, या क्लास वो एंट्रेंस फी है। क्लियर है यहाँ तक? एंट्री फी, यानी कि आप इसको एंट्रेंस फीस लिख सकते हो, एंट्रेंस फी। यानी कि एनपीओ में एंटर करने के लिए जो फीस आपकी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फी। एंट्री करने के लिए जो फीस आपकी लगती है उसको बोलते हैं एंट्रेंस फीस, ठीक है। टू लेगेसीज, प्लस लेगेसीज क्या होते हैं, अगर कोई इंसान मर गया और अपनी विरासत में हमारे लिए कुछ छोड़ गया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेगेसीज। ऐसे और भी अदर खर्चे होते हैं, बहुत सारे अदर इनकम्स होती हैं जो क्लास अदर रिसीट लिख सकते हैं। और भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, तो वो सारा का सारा आ गया रिसीट के अंदर। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के बच्चों आपने एक बात ध्यान रखनी है, पैसा मिलेगा चाहे कितना भी मिले चाहे कभी का भी मिले, वो आएगा डेबिट साइड, ठीक है। देखो लाइफ मेंबरशिप फी मतलब क्या है, अगर कोई हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप लेता है, जीवन भर के लिए मेंबर, ठीक है,
जीवन भर हमारा मेंबर बना रहेगा वो, तो उसको एक पैसे देने पड़ते हैं, वन टाइम पेमेंट होती है, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। और लेगेसी मतलब कोई इंसान मान लो मर रहा है लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, तो मरते वक्त वो अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर सकता है, किसी एनपीओ के नाम कर सकता है, किसी आश्रम के नाम कर सकता है, किसी मंदिर के नाम कर सकता है, किसी ट्रस्ट के नाम कर सकता है। तो वो उसको बोलते हैं विरासत। विरासत में जो चीज़ें मिलती हैं यानी कि लेगेसीज। ठीक है, चलो। अब खर्चे जो हैं एनपीओ के वो भी बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि जो अच्छा, एक चीज़ आप कर लो, आप रिसीट एंड पेमेंट बना रहे हो ना, इसे पर्टिकुलर्स मत लिखो, आप इसको क्या लिख लो, रिसीट। ठीक कर लो इसको, बेहतर है कि रिसीट पेमेंट में आप लिखो रिसीट, और यहाँ क्या लिखोगे, पेमेंट्स। तो पेमेंट कौन कौन सी क्लास होती है बताओ जरा। बाय सैलरी, आप लोगों को सैलरी देते हो, रेंट देते हो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड, और बताओ क्लास, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत सारे खर्चे, पोस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो। ठीक है, और कौन कौन से खर्चे होते हैं बताओ जरा, कन्वेंस, ठीक है, कन्वेंस, और कौन कौन से खर्चे होते हैं बताओ क्लास कन्वेंस के अलावा, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम, बहुत खर्चे हैं। ठीक है, परचेज ऑफ एसेट, किसी एसेट को खरीदते हो लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर। इन्वेस्टमेंट किया आपने, बॉन्ड खरीदा। क्लास बॉन्ड क्या होते हैं, डिबेंचर्स, ये मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा डिबेंचर्स क्या होते हैं। आप ये सोचो, एक तरीके से आपने एक पेपर किसी को दिया और बदले में पैसे ले लिए, वो होता है बॉन्ड, डिबेंचर। ठीक है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना वो ऑडिट फीस लेता है, ऑडिट फीस, अपना पूरा का पूरा ऑडिट करता है, चेक करता है, तो वो ऑडिट फीस है कि आपका है कि नहीं सही से सारी चीज़। ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस का कोई खर्चा आपने किया है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, कोई न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर या सब्सक्रिप्शन, रिपेयर किया है कुछ। क्लास में और नहीं लिख रहा क्योंकि खर्चे तो बहुत है, मैं कितने खर्चे लिखूं इसके अंदर, खर्चे तो बहुत हैं। ये ले लो आप यहाँ पे देखो, तो ये हो गए बहुत सारे खर्चे एक एक करके। क्लियर है यहाँ तक, ये लो। घर का जो टैक्स होता है ना उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। किसी के मान सम्मान में जो खर्चा हुआ है उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। आपके घर पे मेहमान आते हैं ना, तो मेहमान नवाजी में खर्चा होता है ना क्लास, उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। तो ये सारा का सारा आपका हो गया ऑनरेरियम, मेहमान के मान सम्मान का खर्चा। अब हम रिसीट में से घटा देंगे सारा पेमेंट, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट से पेमेंट घटाने के बाद जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे बाई बैलेंस सीडी, कैश का और बैंक का। ठीक है, अगर मान लो इधर साइड बचता है तो इधर साइड हमेशा बैंक का ही बच सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी कि बैंक में पैसे तो 1 लाख थे लेकिन निकाल आपने 1,10,000 रुपये लिए। ऐसा होता है क्लास, निकाल सकते हैं, बाद में बताऊंगा क्या प्रोसेस होता है। आप अपने बैंक में रखे हुए अमाउंट से भी ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस माइनस में चला जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर मान लो रिसीट कम है, रिसीट सिर्फ 400 रुपये की है, पेमेंट 500 रुपये का है, वो सारा का सारा जो है आपका आ जाएगा टू बैलेंस सीडी माइनस का 100 रुपये। प्लस एंडोमेंट फंड भी क्या होता है, खर्चा होता है। मैं आप सबको एंडोमेंट फंड समझाता हूँ होता क्या है, हालांकि ये आगे का टॉपिक है लेकिन मैं अभी आपको अभी समझा देता हूँ एंडोमेंट फंड होता क्या है। ठीक है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी भर मेहनत की, अपनी ज़िंदगी में कुछ पैसा कमाया, मान लो मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की, किसी कंपनी में काम किया और कंपनी ने मुझे 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट बोनस दे दिया
कि भैया चलो आप रिटायर हो रहे हो, तो आपको रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है ना, ग्रेचुइटी वगैरह मिलता है जब रिटायर होते हैं ना, जो इंसान रिटायर होता है उसको ग्रेचुइटी मिलता है, तो वो आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। अब मैं बेचारा बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं 1 करोड़ रुपए क्या करूंगा, किसी को दे दूंगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और मैं बोलूंगा तुम 1 करोड़ रुपए रख लो और मंथली मुझे 15-15 हज़ार रुपए देते चले जाना मेरे घर के खर्चे के लिए। तो इस सिचुएशन में ये जो फंड है इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। आई बात समझ में? एंडोमेंट फंड, जहां से मुझे हर महीने क्या मिलेगा क्लास, एम्प्लॉय आएगी। नव्या, प्रोविडेंट फंड अलग चीज है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज जब किसी कंपनी में काम करता है ना, एम्प्लॉय, तो उसकी सैलरी में से कुछ पैसा कटता है, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का पैसा। और जब वो जॉब छोड़ता है तो उसको पीएफ का पैसा मिलता है, वो अलग चीज होती है। कन्वेंस का मतलब ये होता है क्लास, जब आप कहीं किसी को छोड़ने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो आप देते हो ना टैक्सी का, ऑटो का, टेम्पो का पैसा जो देते हो आप, रिक्शा का पैसा, वो आपका होता है कन्वेंस, आने जाने का। स्कूल वाले जो बस के फीस लेते हैं वो सारा का सारा, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा रिसीट पेमेंट। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और आप भी देखोगे, फिर आप बनाओगे क्वेश्चन अपने आप, ठीक है। और सब लोग मुझे रिपोर्ट करना सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? अनुपम, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या है? आप किसी कंपनी को एक बड़ी अमाउंट देते हो और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके वापस लेते हो, इसको बोलते हैं एंडोमेंट फंड। आपने 1 करोड़ रुपए दे दिया, आपने 1 करोड़ रुपए दे दिया मान लो बैंक को, और बैंक आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा सा पैसा देती चली जाएगी। अगर आप अपने किसी दोस्त को दोगे ना 1 करोड़ रुपए, तो वो लेके भाग जाएगा, दिखेगा भी नहीं दोबारा आपको। तो इसलिए आप बैंक को पैसे देते हो और बैंक आपको हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसा जो है वो देती चली जाती है आपके खर्चे के लिए। तो बैंक सेट कर देगी कि भैया हाँ क्या है, ठीक है। डोनेटर को क्या फायदा, नहीं, मान लो बात को समझो। मान लो मैंने 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा कर दिया और मैंने कहा कि इसका जो हर महीने का 10-10 हज़ार रुपए जो है ना, वो चैरिटी में दे देना। तो ये हो गया एंडोमेंट फंड, और इसका थोड़ा थोड़ा पैसा। बट डोनर को कभी फायदा नहीं होता, ध्यान रखना, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है इस पे। भाई दान देने वाले को क्या फायदा होता है बताओ? आपने पीएम केयर फंड में दान दान दिया होगा कोविड-19 की वजह से, तो क्या फायदा हुआ आपको? कोई फायदा थोड़ी होता है यार, भलाई के लिए दान दे रहे हो। चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये फॉर्मेट आप अच्छे से नोट कर लेना। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे, मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पे। सब लोग आ जाओ, एक सवाल मैं कराऊंगा और आप भी करोगे, ठीक है। आ जाओ। देखो, डोनेशन और चैरिटी में अगर आप बिल्कुल डीपली डेफिनेशन में जाओ, तो आप ये देखोगे कि जो चैरिटी है, ये चैरिटी एक तरीके से क्या होता है, हम लोग फोर्स नहीं करते इंसान को देने के लिए, कि जो चैरिटी का अमाउंट है ये आप कोई भी पे कर सकता है, आपके अंदर इंटरेस्ट आया आप पे कर सकते हो चैरिटी। लेकिन डोनेशन जो है हम तब बोलते हैं क्लास, जब हम आपको बदले में कुछ दे रहे हैं कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, जब आप स्कूल में जाते हो, तो स्कूल वाले आपको, कॉलेज वाले आपको बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ पे डोनेशन दोगे हमारे डेवलपमेंट के लिए, तो हम आपको एडमिशन लेंगे, वो डोनेशन है। तो अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा डीपली डिफरेंस जाना नहीं है, तो वहाँ तक आप मत जाओ। बिल्कुल इजीली आप नॉर्मली समझ लो कि दोनों ही इनकम्स हैं और एनपीओ को दोनों से ही पैसे मिलते, चैरिटी, डोनेशन, ग्रांट, ये सब वही है। चलो क्वेश्चन 1 पे आते हैं क्लास, सब लोग क्वेश्चन 1 पे आ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन 1 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड। हमें क्या बनाना है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो जो रिसीट एंड पेमेंट में डेबिट आएगा हम डेबिट लिखेंगे, जो जो क्रेडिट आएगा क्रेडिट। मतलब रिसीट मिलेगा तो डेबिट और पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट। करते हैं चलो। कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट आएगा। सब्सक्रिप्शन चंदा मिला है, डेबिट। डोनेशन मिला, डेबिट। एंट्रेंस फीस मिला, डेबिट। अच्छा, आपको रेंट रिसीव हुआ है तो डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो पेड करोगे तो यानी क्रेडिट। टैक्स पेड क्रेडिट। सैलरी दोगे क्रेडिट। मान सम्मान का खर्चा सेक्रेटरी का वो क्रेडिट। इंटरेस्ट मिलता है आपको तो वो डेबिट होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी है क्रेडिट। छोटे मोटे खर्चे क्रेडिट। इंश्योरेंस प्रीमियम क्रेडिट। आपने इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भरा है वो चीज आपका खर्चा है, तो वो आपका क्रेडिट आएगा। आ रही ना समझ बात? तो ये है सारा का सारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड। अब हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, एक करके फॉर्मेट बना के आंसर निकालेंगे और मैच करेंगे हमारा जो आंसर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चों, इनके आंसर्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसके इनके आंसर्स की पीडीएफ, ताकि कभी भी आप आंसर्स मैच करना चाहो
तो चैप्टर के पीछे पीछे आंसर लगा देना और आंसर के साथ एक फाइल बना लेना। मैं आपको सारे क्वेश्चन सारे आंसर भेज दूंगा जल्दी, तो आप बना लेना, पूरी की पूरी किताब बना लेना और इसी में से हम पढ़ाई किया करेंगे, ठीक है। और फिर इसको करने के बाद आपकी कोई भी किताब और है, आप उससे आराम से सवाल बना सकते हो सारे के सारे। ओके, चलो हम बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, अच्छे से बनाते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रिसीट्स। और हाँ, कैलकुलेशन बिल्कुल कैलकुलेटर से मत करना, कैलकुलेशन आपको अपने आप से करना है, अदरवाइज कैलकुलेशन खराब कर दोगे आप कैलकुलेटर का यूज कर करके। ये आएगा पेमेंट, ये आएगा रिसीट, ठीक है। क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, रिसीट और पेमेंट। और कंपनी का नाम क्या है जरा पढ़ लेते हैं, क्या है कंपनी का नाम। प्रिंट आउट निकाल लेना कल को सारे, ताकि प्रिंट आउट से आप देख सको, ठीक है। रिसीट और पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब 31 मार्च 20, ठीक है। तो ऑफ रेलवे क्लब, रेलवे क्लब 31 मार्च 20। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं बताओ इसमें, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस जीडी, ओपनिंग बैलेंस। चलो बताओ सब लोग जरा मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4390। पहली क्लास आज पढ़ रहे हो, प्लीज लापरवाही मत करना घर पे। कल हम लोग इको पढ़ेंगे, परसों हम पढ़ेंगे फिर अकाउंट, तो परसों तक का टाइम है, जितना काम दूंगा बहुत अच्छे से कर लेना सारे बच्चे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है पर्सनल, कि मैं आपके माँ बाप का पैसा, मेहनत का पैसा बर्बाद नहीं होने देना चाहता। प्लीज़ मेरी बात मान के अच्छे से मेहनत कर लेना, और जो मैं कराऊं पहले वो करना घर पे, फिर होमवर्क करना, डायरेक्टली आप होमवर्क मत करना, ठीक है। हाँ चलो क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर आपके और डाउट लेंगे। एक बार क्वेश्चन खत्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है, हमें पहले क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है। चलो अब एक एक करके हमने देख लिया, कैश इन हैंड का बैलेंस आप सबने मुझे बता दिया है 4390। आंसर आप सबका आ ही जाएगा। टू सब्सक्रिप्शन, चंदा जो मिला है हमको वो कितना मिला है आपको, 37,600। टू एंट्रेंस फीस, एंट्री के लिए पैसा मिला है, एंट्रेंस फीस 4,300। टू डोनेशन, प्लस क्वेश्चन मेरे सामने है, डोनेशन, तो जो डोनेशन मिला है वो कितने का मिला है, 8,000 का। रेंट रिसीव्ड, प्लस जो रेंट मिला है 5250 का। अब चार्जेस तो बाई साइड आएगा ना, सारे चार्जेस जो भी पेमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है क्लास, 3440। टैक्सेस पेड, टैक्सेस पेड 490। सैलरीज, जो सैलरीज आपने दी है 21,500 की, प्लस सेक्रेटरी के मान सम्मान में जो खर्चा करते हैं ना, ऑनरेरियम, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कितना सेक्रेटरी को खर्चा दिया, 2500 रुपये, ठीक है। और बाय प्रिंटिंग स्टेशनरी और इंटरेस्ट, अच्छा ये जो क्लास इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे, वो तो मिला है ना आपको, तो इधर आएगा टू इंटरेस्ट रिसीव, मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड रुको। इंटरेस्ट रिसीव 2950, आप चेक करो इंटरेस्ट रिसीव, ये रहा, आपको इंटरेस्ट मिला है 2950 का। प्रिंटिंग स्टेशनरी है क्रेडिट, पेटी कैश खर्चा, छोटे मोटे खर्चों को बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम भी क्रेडिट। तो इन तीनों को पेमेंट साइड दिखा देते हैं, बाई प्रिंटिंग स्टेशनरी, बाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और कौन कौन सा खर्चा है क्लास, प्रिंटिंग स्टेशनरी का अमाउंट कितना है बताओ जरा, प्रिंटिंग स्टेशनरी 350 रुपये का अमाउंट है, पेटी कैश 900। मेरे साथ साथ बनाते चलो, ठीक है।
पेटी कैश एक्सपेंस छोटे मोटे खर्चे होते हैं क्लास, कोई पेन खरीद लिया, पेपर खरीद लिया, किसी चाय के लिए पैसा दे दिया आपने, है ना, इस तरीके से। और बाई इंश्योरेंस प्रीमियम 310, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। अब हमें क्या करना है, सुनना मेरी बात को। अब हमको टोटल करना है कौन सी साइड ज्यादा बड़ी है, टोटल करना है कि विच साइड इज लार्जर साइड, ठीक है। सब मेरी बात समझो। तो मैं डेबिट साइड की पहले टोटलिंग करता हूँ। 4390, 37,600, ठीक है। 4300 ऐड किया मैंने, फिर आगे क्लास 8000 ऐड किया, फिर 5250 को ऐड किया, फिर 2950 को ऐड किया, ठीक है। तो सब चीज को ऐड करने के बाद जो मेरे पास आया है अमाउंट, ठीक है, ये आ गया 62490, 62490, ठीक है, 62490। और यहाँ जो मेरा आंसर बचेगा वो बचेगा बाय बैलेंस सीडी। तो क्रेडिट साइड की एक एक चीज़ों को माइनस कर देते हैं, जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा सीडी आ जाएगा। ओके, तो 3440 है, 3440, 490, 21,500, 2500, 350, ठीक है, 900, 310। तो इसका आ रहा है 29,490। तो माइनस कर देंगे 62,490 में से, तो 33,000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। करना क्या है, सुनो, डेबिट साइड का सारा ऐड करना है, क्रेडिट साइड का ऐड करना है, बड़े में से छोटा घटा देना है, जो भी बैलेंस बचेगा, जो भी बैलेंस यहाँ बचेगा वो आएगा बाय बैलेंस सीडी। तो आंसर आ गया है साध्वी, वेरी गुड। तो इस तरीके से आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी, उसमें मैंने इसी तरीके से करा रखा है। क्लास किसी को दिक्कत परेशानी, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, रिसीट और पेमेंट, खत्म बात। और एक बात आप सब लोग ध्यान रखना, आज हमेशा के लिए ध्यान रखना, रिसीट एंड पेमेंट जो है वो किस बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो होता है रियल अकाउंट, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो नेचर है वो कैसा होता है, रियल अकाउंट। और रिसीट और पेमेंट अकाउंट जो होता है वो होता है कैश बेसिस, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कैश बेसिस का मतलब क्या होता है, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, हम बस वही दिखाते हैं। समझ रहे हो बात को, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, हम सिर्फ वही चीज दिखाते हैं, हम और कोई भी चीज नहीं दिखाते। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्वेश्चन 1। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब आप अपने आप से भी क्वेश्चन करोगे, मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन करना है, ठीक है। बिल्कुल काउंट नहीं करते नव्या, कुछ भी नहीं, जितना पैसा आया बस उतना ही काउंट करना, और कुछ भी काउंट नहीं करना है। प्लस क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत सिंपल है, इसमें देखो रिसीट और पेमेंट दे रखा है, तो रिसीट को डेबिट दिखाना, पेमेंट को क्रेडिट दिखाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग जरा आना, सब लोग 3 क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अकाउंट ना 3 होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो जहाँ पे कैश बुक है ना वो रियल अकाउंट बनता है, और कैश बुक की समरी ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। तो बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, अगर आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं है तो 3 अकाउंट होते हैं, बता दूं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। क्लियर है? पहली क्लास है, घर पे प्लीज अच्छे से सवाल को बना लेना दोबारा, ठीक है। कैश बुक में बैंक का बैलेंस बिल्कुल, अगर क्रेडिट एक्सेस होता तो डेबिट में जो बचता ना उसको टू बैलेंस सीडी लिखते। क्लास जरा थर्ड क्वेश्चन देखना, सब तो दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही करना, इसकी टोटलिंग करना, इसको घटाना। इस क्वेश्चन में इधर आएगा बैलेंस, जो इधर बैलेंस आएगा लिख देना टू बैलेंस सीडी, क्योंकि मुझे ये ज्यादा बड़ी लग रही है साइड। तो घर पे करना आप, अगर नहीं कर पाते तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना मुझसे, और नहीं भी पूछते तो अगली क्लास में तो मैं डिस्कस करूंगा ही। चलो जरा मुझे फटाफट बताओगे सब लोग जल्दी से, ठीक है। सुनो, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस तो दोनों का डेबिट आएगा, सब्सक्रिप्शन मिला है तीनों बैलेंस डेबिट, फर्नीचर खरीदा है तो पैसा जाएगा, डोनेशन मिला है तो आएगा, टूर्नामेंट कराने के लिए डोनेशन मिला। सब लोग जरा मुझे बताओ चैट में
कि अगर डोनेशन टूर्नामेंट के लिए मिला है तो ये जर्नल है या स्पेसिफिक है? कम ऑन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट तो ये जर्नल है या स्पेसिफिक? जर्नल इसका मतलब आप उस पैसे को किसी भी काम में लगा सकते हो। स्पेसिफिक मतलब आप सिर्फ उसी काम में ही पैसा खर्च करोगे जिस काम के लिए आपको डोनेशन मिला है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। तो आप लोग जरा मुझे बताओ सब लोग, तो ये जो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है ये जनरल है या स्पेसिफिक है? तो सब लोगों ने आंसर दे दिया है और अच्छी बात ये सबका आंसर बिल्कुल सही है। तो जब भी डोनेशन के आगे लिखा हो ना कि फॉर दिस पर्पस, तो आप समझ जाना कि वो स्पेसिफिक है। ओके, चलो अगला देखते हैं। चैरिटी गिवन, आपने चैरिटी दिया है, समझ रहे हो बात को, आपने चैरिटी दिया है, चैरिटी गिवन। तो बोलो, अगर आपने चैरिटी गिवन है, चैरिटी आपने दिया है, तो ये पैसा मिला थोड़ी, ये तो दिया आपने। तो अगर आपने दिया है तो पेमेंट, पेमेंट आएगा क्रेडिट। मैच एक्सपेंस खर्चा है वो आएगा क्रेडिट। सैलरीज आपका खर्चा है वो आएगा क्रेडिट। ऑनरेरियम मान सम्मान का खर्चा है तो वो आएगा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट परचेज, अगर आपने इन्वेस्टमेंट को खरीदा है तो ये भी खर्चा है आपका। भाई देखो, खर्चा चाहे कमाए, पेमेंट तो गया ना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो पेमेंट तो किया ना आपने। एंट्रेंस फीस, एक क्लास, एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट खरीदा है, पैसा जाएगा क्रेडिट। एंट्रेंस फीस मिलेगा डेबिट। इंटरेस्ट मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट पे। आपको कोई 12% कैलकुलेट नहीं करना है बच्चों। आप रिसीट पेमेंट बना रहे हो कैश बेसिस पे। कल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब बनाओगे ना आप लोग, तो वो एक्रूअल बेसिस पे बनेगा। इसमें ऐसा नहीं है, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। क्लियर है? और ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये भी क्रेडिट लिखो, तो अपने आप ही आपका ये जो बैलेंस बचेगा वो आंसर आएगा। आप डेबिट की टोटलिंग करना, क्रेडिट के सारा आइटम घटाना, जो यहाँ एक्स की जगह जो भी आएगा यहाँ पे, वो बैलेंस क्लास क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो घर पे बनाओगे आप, नहीं बनता तो पूछोगे। क्लियर है? उसी तरीके से 5 है और 6 है, 5 और 6 आप बनाओगे। जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता, मान लो कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो क्लास आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना। बट ध्यान रखना, आपको 1 से लेके 6 तक, ज़्यादा नहीं है, 1 से लेके 6 तक। देखो 2019 के पेपर में पूछा गया, लो और क्या चाहिए बताओ। 2019 के पेपर में पूछ लिया गया ये वाला क्वेश्चन, और आपको बनाना क्या है क्लास, आपको बनाना क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बस और कुछ नहीं। तो जरा मेरे को फटाफट मेरे साथ साथ रिवीजन करा दोगे इसका। देखो, ये डेबिट आएगा, सब्सक्रिप्शन किसी भी साल का मिले डेबिट, जिम के लिए डोनेशन मिला, अरे मिला तो डेबिट, एडमिशन फीस डेबिट, लाइफ मेंबरशिप फी डेबिट, भैया लाइफ मेंबरशिप फी मिला है, वेजेस सैलरी खर्चा है, लॉकर रेंट ये आपको पैसा क्लास मिला है, लॉकर रेंट डेबिट, इन्वेस्टेड आपने इन्वेस्ट किया है मतलब पेमेंट किया है क्रेडिट, हेल्थ जनरल आपने कोई मैगजीन वगैरह खरीदी जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैगजीन होती है, तो ये पेमेंट है, ये क्रेडिट होगा। स्टेशनरी पेमेंट है क्रेडिट, इंश्योरेंस पेमेंट क्रेडिट, कुरियर का चार्जेस, सरकार को ना घर पे टैक्स चाहिए होता है, जब आपका मकान होता है ना, सरकार उस मकान पे टैक्स चार्ज करती है, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। मशीन खरीदा, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा तो पैसा आया, इंटरेस्ट मिला आपको तो पैसा आया, कैश इन हैंड ये भी आएगा डेबिट। लो, मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया आपका। बस अब आपको इस पे रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना है, आंसर मैं भेज दूंगा, मैच कर लेना, और आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक, आज हमने पूरी डिटेल सीखा और अच्छे से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा। अब आप लोग मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी तक तो पूछ लो, और फिर हम आगे एंड करेंगे आज की क्लास। परसों की क्लास में आने से पहले एक एक बच्चे, देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे हो क्या आप समझदार हो, मैच्योर हो, आप सबको अच्छे से मेहनत करनी है। क्लियर है यहाँ तक? क्लास ये पेपर में आता है, ये मुझे आइडिया नहीं है कितने मार्क्स का आया था, ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ होगा तो ये 3, 4, 6 मार्क्स के अंदर ही। अभी मार्क्स छोड़ो, हमें तो काम करना है बस शुरू से एंड तक, ठीक है? क्लास ये ओपनिंग था, ठीक है, ये ओपनिंग था, एक बार ठीक कर लो इसको। ये कैश इन हैंड क्लोजिंग है, ठीक है? तो आपको क्रेडिट है तो आपको बैंक निकालना है, कितना आएगा, कैश इन हैंड तो क्रेडिट है, आपको बैंक का बैलेंस निकालना है। मैंने देखा नहीं, ऊपर ऊपर ओपनिंग दे रखा है, तो क्लास ये कैश क्रेडिट होगा, ठीक है? ओपनिंग का दे रखा है तो कैश क्रेडिट होगा।
चलो, और किसी को कोई दिक्कत है? अच्छा, ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव हो तो, अच्छा ये मेरी बात सुनो जरा, देखो अच्छा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने। शुरू यहां से करते हो अगर बैलेंस पॉजिटिव होता है, और अगर नेगेटिव है तो बाई बैलेंस बीडी, शुरू यहां से कर देना, कोई इशू नहीं है। ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है, शुरू यहां से। ओपनिंग नेगेटिव है, शुरू यहां से। क्या दिक्कत है? चलो, आई होप सबको समझ आ गया अच्छे से। कैसी रही आज की क्लास जरूर बताना मुझे, और इस टॉपिक को पूरा फिनिश करना। डाउट्स जो भी है वो कॉल पे और व्हाट्सएप पे भी लेता रहूंगा, ठीक है। आज का होमवर्क अच्छे से सुन लो, 1 to 6 बस, 1 to 6 रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट याद कर लेना अच्छे से। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लेना, 1 to 6 अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू वेरी मच ऑल, और गुड नाइट आप सबको। अच्छे से मेहनत करो, टॉपिक पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़ लेना। अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुले नहीं, तो बहुत अच्छा मौका है, मेहनत करके दिन रात कोर्स जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।